हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट 7 और कल के हमने सेशन में डिस्कस किया था एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे एसईजेड्स और एक्सपोर्ट हाउसेस के बारे में। तो अगर आप में से किसी ने मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। और अगर आप में से किसी ने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को नहीं फॉलो किया है तो इसको भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इग्नू से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहती हैं यहाँ पे मैं रेगुलरली अपडेट करती रहती हूँ। और आप सबको पता ही है कि आपकी दिसंबर 2020 के टेंटेटिव डेट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो अपनी जो स्टडीज है उसको उस अकॉर्डिंग आप स्ट्रेटेजाइज करने की कोशिश करिए और उस अकॉर्डिंग पढ़ने की कोशिश करिए। बाकी मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि मैं मैक्सिमम सिलेबस आपका कवर करवा दूं। ठीक है, चलिए अपने सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में, जिनको शॉर्ट में एसईजेड्स कहा जाता है। ठीक है, जब मैंने एक्सपोर्ट प्रमोशन इन इंडिया वाला चैप्टर आपके साथ डिस्कस किया था तो वहां पे हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की बात करी थी, राइट। और वहां पे मैंने आपको एसईजेड की हिस्ट्री भी बताई थी। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो को देखा होगा तो आपको याद भी होगा, और अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो एक बार उसको क्विक रिकैप कर लेते हैं, फिर इसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर एसईजेड की हिस्ट्री की बात करी जाए तो सबसे पहले एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को स्टैब्लिश किया गया था इन 1965। ठीक है, और जो सबसे पहली हमारी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन थी वो कौन सी थी? कंडला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, जो कि आपकी कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको स्टैब्लिश किया गया 1965 में। उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ कि हाँ, ये चीजें काफी ज्यादा सक्सेसफुल है, अगर हम इसको आगे और बढ़ाते हैं, इसमें कुछ एक्सपेंशन करते हैं तो हमको और ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इस ईपीजेड के सक्सेस की वजह से क्या हुआ, 7 और ऐसे ईपीजेड्स को स्टैब्लिश किया गया डिफरेंट स्टेट्स में। ठीक है, अब जब ये 7 के 7 ईपीजेड्स को स्टैब्लिश कर दिया गया डिफरेंट स्टेट्स में, उसके बाद गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि हम इससे और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक कह सकते हैं डोमेस्टिक लेवल पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन ईपीजेड्स को एसईजेड्स में कन्वर्ट इसीलिए कर दिया गया था ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैवी अमाउंट में मंगाया जा सके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा हमारी कंट्री में हो सके। तो ये जितनी भी ईपीजेड्स थी इनको एसईजेड्स में कन्वर्ट कर दिया गया था इन द ईयर 2000। ठीक है, so special economic zones have been conceived to augment exports through manufacturing and thereby generating employment. Goods going into the SEZ area shall be treated as deemed exports, and goods coming from the SEZ area into DTA shall be treated as if the goods are being इम्पोर्टेड। तो ये लाइन बेसिकली क्या बोल रही है कि जो भी गुड्स हमारे एसईजेड के एरिया के अंदर आएंगे हम उन्हें डीम्ड एक्सपोर्ट कंसिडर करेंगे। डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है? एक तरह का एक्सपोर्ट ही होता है, लेकिन वो आपकी नेशनल बाउंड्रीज के बाहर नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपने डोमेस्टिक टेरिफ एरिया से कोई गुड्स को ट्रांसफर किया, ठीक है, अपने एसईजेड एरिया में, तो वो क्या कहलाएगा? आपका डीम्ड एक्सपोर्ट कहलाएगा। ठीक, आपकी जो नेशनल बाउंड्रीज है उसके अंदर जो ट्रेड हो रहा है एसईजेड और डीटीए के बीच में, वो कहलाता है आपका डीम्ड एक्सपोर्ट। ठीक, और नॉर्मल एक्सपोर्ट्स क्या होता है? जब हम अपना प्रोडक्ट किसी फॉरेन कंट्री में सेल करते हैं, वहां पे भेजते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस मैंने काफी अच्छे से क्लियर किया था जब मैंने एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ इंडिया वाला चैप्टर आपको पढ़ाया था, तो एक बार वहां से जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है कि अगर कोई गुड्स एसईजेड एरिया से डीटीए में आता है तो उसको क्या कंसीडर किया जाएगा? इंपोर्टेड गुड्स की तरह उसको ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो इन ऑल अगर इसको समराइज किया जाए, कहने का यहाँ पे सिर्फ इतना मतलब है कि अगर कोई गुड हमारा डीटीए से एसईजेड एरिया के अंदर आता है तो उसको हम डीम्ड एक्सपोर्ट की तरह ट्रीट करते हैं,
और अगर कोई गुड्स या प्रोडक्ट SEZ एरिया से DTA में आता है तो उसको इंपोर्टेड गुड्स की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा अगर डिटेल में पढ़ना है तो एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ इंडिया वाला चैप्टर देख लीजिएगा, वहां पे मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया है विद एग्जाम्पल। ठीक, इन एनी SEZ goods may be imported procured from DTA without payment of the duty for the purpose of manufacture of goods and services, production, processing, assembling, trading, repair, reconditioning, re-engineering, packaging, or in connection therewith and export thereof. A SEZ may be set up in the public, private, or joint sector or by the state government as notified by the Ministry of Commerce and Industry. The existing export processing zones may also be converted into SEZ by the Ministry of Commerce and Industry through issue of a notification. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर हमें कोई प्रोडक्शन करना है अपनी SEZ में, चाहे वो गुड्स या सर्विसेज का हो, ठीक है, चाहे असेंबलिंग करनी हो या रिपेयर करना हो, री इंजीनियरिंग करनी हो, और जो भी हमारे इनपुट्स हैं या फिर प्रोडक्ट्स हैं अगर हम उनको DTA से प्रोक्योर करते हैं, DTA से इंपोर्ट किया जाता है, तो उसके ऊपर कोई भी ड्यूटी चार्ज नहीं करी जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो भी हमारी SEZs हैं इनको गवर्नमेंट कंपनीज भी स्टैब्लिश कर सकती हैं, प्राइवेट फर्म्स भी स्टैब्लिश कर सकती हैं, या फिर पब्लिक प्राइवेट की पार्टनरशिप के थ्रू भी इनको स्टैब्लिश किया जा सकता है, या फिर जो भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी इसे स्टैब्लिश कर सकती हैं, लेकिन किसके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जो भी गाइडलाइंस है इसके रिलेटेड, जो भी उनके नोटिफिकेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग वो आगे वर्क परफॉर्म करेंगी। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है ये मैंने अभी डिस्कस भी किया था कि अगर हमें एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को SEZs में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से परमिशन लेनी पड़ती है और उसके रिगार्डिंग एक स्पेशल नोटिफिकेशन भी जारी किया जाता है कि इस पर्टिकुलर EPZ को हम SEZ में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात कर लेते हैं SEZ के अप्रूवल और इसके क्राइटेरिया की। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ऑल प्रपोजल्स फॉर सेटिंग अप ऑफ यूनिट्स इन SEZ will be approved by the development commissioner. Specific approval will be granted for manufacturing, trading, including repacking, labeling, minor processing, reconditioning, repair, re-engineering, etc. and for service activity. सबसे पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर हमें SEZs को स्टैब्लिश करना है तो उसके लिए हमें अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ेगी, और ये अप्रूवल हमें कौन देता है, डेवलपमेंट कमिश्नर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि अगर हमें अपनी SEZ में मैन्युफैक्चरिंग का काम करना है, ट्रेडिंग का काम करना है, रिपेयर का काम करना है, री इंजीनियरिंग वर्क करना है, या फिर कोई भी सर्विस रिलेटेड एक्टिविटी करनी है तो हमें उसके लिए स्पेसिफिक अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉजिटिव फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। तो SEZ यूनिट इंक्लूडिंग जेम्स एंड ज्वेलरी यूनिट शैल अचीव पॉजिटिव NFEP एनुअली and cumulatively as per the policy. Trading SEZ units shall achieve a turnover of $1 million in 5 years. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में क्या बोल रहा है कि जो भी हमारी SEZ यूनिट्स है जिसमें हमारी जेम्स एंड ज्वेलरी की यूनिट भी आती है, उनकी जो नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, जो भी उनकी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग, जो भी उन्होंने अर्निंग सेट कर रखी है उसके अकॉर्डिंग वो पॉजिटिव होनी चाहिए। और जितनी भी हमारी SEZ यूनिट हैं उनका क्या टर्नओवर होना चाहिए 5 साल के अंदर, $1 मिलियन उनका टर्नओवर होना चाहिए। इतना टर्नओवर वो अचीव कर लें 5 साल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मिनिमम इन्वेस्टमेंट। The minimum investment in building plant and machinery by a unit in special economic zone shall be rupees 50 lakhs. This would however not apply to existing EPZ units converting into SEZ scheme. इस पर्टिकुलर पॉइंट में क्या बोल रहा है कि अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर कोई प्लांट या मशीनरी को स्टैब्लिश किया जाता है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट उसका 50 लाख होना चाहिए, लेकिन ये चीजें उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हैं जिनको हमने SEZ में कन्वर्ट किया है। ठीक है,
ये किसके ऊपर ही लागू होगा, जो हमारी न्यूली स्टैब्लिश्ड एसीजेड के अंदर प्लांट या मशीनरी को अगर हमने स्टैब्लिश किया है। लेकिन कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ईपीजेड है, अगर हमने उसको एसीजेड के अंदर कन्वर्ट करा है तो उसके ऊपर ये चीजें लागू नहीं होंगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं एसीजेड के बेनिफिट्स और इसकी फैसिलिटीज के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ट्रेडिंग इंक्लूडिंग लेबलिंग, रीपैकिंग एंड माइक्रो प्रोसेसिंग। सो यूनिट सेट अप इन एसीजेड फॉर ट्रेडिंग इंक्लूडिंग लेबलिंग, रीपैकिंग, minor processing may import or procure goods from DTA or from other SEZ, EOUs या EPZ units without payment of duty for physical exports or sale to other SEZ, EOU or EPZ units or against advance licenses and special duty free एंटाइटल। यहाँ पर सिंपल से ये कह रहा है कि जो भी हमारी एसीजेड यूनिट्स है, अगर उन्हें एस्टैब्लिश किया गया है ट्रेडिंग वर्क के लिए, रीपैकिंग के लिए या माइनर प्रोसेसिंग वर्क के लिए, और इसके लिए हमें डीटीए से या फिर कोई एसीजेड, ईपीजेड या ईओयू यूनिट से कोई गुड्स को प्रोक्योर करने की जरूरत पड़ती है, इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है, तो उन गुड्स के ऊपर कोई भी ड्यूटी चार्ज नहीं करी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या बोल रहा है, सेल इन डीटीए। एसीजेड यूनिट में सेल गुड्स इंक्लूडिंग बाय प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन डीटीए। द सेल शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द इंपोर्ट पॉलिसी इन फोर्स, subject to achievement of positive NFEP annually or cumulatively and on the payment of applicable duty। देखिए, ये अभी मैंने आपको बताया था कि अगर एसीजेड से कोई गुड्स को हम भेजते हैं डीटीए में तो उसको हम इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स की तरह ट्रीट करते हैं, राइट। तो अगर इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स की तरह ट्रीट किया जाता है तो सीधी सी बात है, यहाँ पे ड्यूटी भी उसके ऊपर चार्ज करी जाएगी। ठीक है, तो इसको इस तरह से याद रखिए कि अगर कोई प्रोडक्ट हमारा डीटीए से एसीजेड यूनिट में आता है तो उसके ऊपर कोई भी ड्यूटी चार्ज नहीं करी जाती है। ठीक है, उसको क्या माना जाता है, डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाता है। अब एक्सपोर्ट जब करते हैं तो कोई ड्यूटी थोड़ी ना चार्ज होगी, राइट। और वहीं जब हमारी एसीजेड यूनिट से प्रोडक्ट डीटीए में आता है या एसीजेड यूनिट्स प्रोडक्ट को सेल करती हैं डीटीए को, तो वो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की तरह ट्रीट किया जाता है। और जब इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की तरह ट्रीट किया जाता है तो उसके ऊपर ड्यूटी भी लगाई जाती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सेल और डिस्पोजल ऑफ रिजेक्ट्स, वेस्ट, स्क्रैप, रेमिनेंट्स इन डीटीए। So scrap, waste, remnants, rejects arising out of production process or in connection therewith may be sold in the DTA on the payment of applicable duty. No duty shall be payable in case of scrap, waste, remnants or rejects are destroyed within the zone after the intimation to the customs authorities or destroyed outside the SEZ with prior permission of the custom authority। शायद आपको ये पॉइंट याद आया होगा, हमने कल डिस्कस किया था जब हम EPZ और EOUs के बेनिफिट्स और फैसिलिटीज की बात कर रहे थे, है ना। तो वहां पे भी हमने सेम ही पॉइंट डिस्कस किया था। वहां पे भी यही बात बोल रहा था कि अगर कोई भी SEZ, EPZ, EOUs में कोई भी प्रोडक्शन होता है और उसके बाद उसमें कुछ वेस्ट, स्क्रैप निकलता है और अगर हम उसको डीटीए में सेल करना चाहते हैं तो उसके ऊपर ड्यूटीज चार्ज करी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा था उसमें, अगर ये वेस्ट, रिजेक्ट्स या स्क्रैप्स किसी काम के नहीं है तो क्या करा जाता है, इन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। लेकिन इससे पहले परमिशन ली जाती है या फिर कस्टम अथॉरिटीज को इंटीमेट किया जाता है, बताया जाता है। ठीक है, और अगर इनको हम एसीजेड के बाहर डिस्ट्रॉय करते हैं तो उसके लिए हमें कस्टम अथॉरिटी से परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, कल ही हमने इसको डिस्कस भी किया था, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सब कॉन्ट्रैक्टिंग। एसीजेड यूनिट may subcontract a part of their product or production process in the DTA with the permission of the custom authorities. No subcontracting shall be permissible for gems and jewelry units। तो ये पॉइंट बेसिकली क्या बोल रहा है कि जो भी हमारी SEZ यूनिट्स हैं वो अपने प्रोडक्शन का कुछ पार्ट सब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे किसी और से काम कराना। ठीक है, तो सब कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं डीटीए को, लेकिन इसके लिए उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी कस्टम अथॉरिटी से। और
जो भी हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी की यूनिट्स हैं इनका सब कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं हो सकता है। इसका जो वर्क है वो हम कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे किसी को भी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटर यूनिट ट्रांसफर। इंटर यूनिट ट्रांसफर ऑफ गुड्स amongst SEZ units shall not require any permission but the units shall maintain proper account of the transaction। तो ये पॉइंट हमने EPZ में भी डिस्कस किया था कि एक EPZ से दूसरी EPZ में हम इजीली गुड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं होती है, ना ही कोई ड्यूटी चार्ज करी जाती है, राइट। तो सिमिलरली SEZ में भी ऐसे ही होता है, एक SEZ से दूसरी SEZ गुड्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं, बस यहाँ पे उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग होनी चाहिए, प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन होने चाहिए जो भी ट्रांजैक्शंस किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेल्फ सर्टिफिकेशन। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द SEZ यूनिट्स अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड विल बी थ्रू सेल्फ सर्टिफिकेशन प्रोसीजर and shall be monitored by a committee headed by the development commissioner and consisting of officials of the zone and customs। इस पर्टिकुलर पॉइंट में ये बोल रहा है कि जो भी हमारी SEZ यूनिट्स को स्टैब्लिश किया गया है और उसके अंदर जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं उसके लिए SEZ यूनिट्स खुद सेल्फ सर्टिफिकेशन देती हैं। कह सकते हैं ना, एक तरह से खुद को सर्टिफाई करती हैं कि हाँ, हम जो भी वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं वो सब सही है। और इसको कौन मॉनिटर करता है? डेवलपमेंट कमिश्नर इसको मॉनिटर करते हैं। साथ ही जो भी हमारे जोन के ऑफिशियल्स या कस्टम्स हैं वो भी इसके ऊपर एक कह सकते हैं निगरानी रखते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब डिस्कस कर लेते हैं एक्सपोर्ट हाउसेस के बारे में, जिसके अंदर आते हैं आपके ट्रेडिंग हाउसेस, स्टार ट्रेडिंग हाउसेस एंड सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउसेस। So the objective of the scheme is to recognize established exporters as export house, trading house, star trading house and superstar trading house with a view to building marketing infrastructure and expertise required for export promotion. Such houses should operate as highly professional and dynamic institutions and act as important instruments of export ग्रोथ। तो ये हमने डिस्कस किया था जब हम बात कर रहे थे एक्सपोर्ट प्रमोशन इन इंडिया चैप्टर की, राइट। तो वहां पे मैंने बताया था कि एक्सपोर्ट हाउसेस होते हैं, स्टार ट्रेडिंग हाउसेस होते हैं, सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउसेस होते हैं। बेसिकली ये होते क्या है? ये एक तरह से स्टेटस प्रोवाइडर्स होते हैं जो भी हमारे एक्सपोर्टर्स होते हैं। जो एक्सपोर्टर्स की परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहती है, आउटस्टैंडिंग रहती है, तो उनको ये स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है या इस स्कीम के अंदर उनको काफी ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, और ये सब किस लिए किया गया था? एक्सपोर्ट की ग्रोथ के लिए किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। डिस्कस कर लेते हैं इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। मर्चेंट्स एज वेल एज मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, EPZs, SEZs, ESTPs, STPs shall be eligible for such recognition। यहाँ पे सबसे पहली बात क्या कह रहा है कि जितनी भी हमारी EOUs हैं, EPZs हैं, SEZs हैं, ESTPs हैं या STPs हैं, ये सारी ही एलिजिबल होती हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए। ठीक है, स्कीम कौन सी? एक्सपोर्ट हाउसेस की स्कीम के अंदर ये सारी की सारी आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सच रिकॉग्निशन shall be on the basis of the FOB or NFE value of the exports of goods and services, including software exports made directly, as well as on the basis of services rendered by the service provider during the preceding 3 licensing years or the preceding licensing year at the option of the। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करी जाए तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि जो ये स्कीम का बेनिफिट ले सकती हैं वो कौन सी होती हैं? EOUs हो सकती हैं, EPZ हो सकती हैं, SEZ हो सकती है, STPs हो सकती हैं, ESTPs हो सकती हैं, राइट। अब इनको रिकॉग्निशन किस हिसाब से मिलेगी? अगर इनके जो एक्सपोर्ट्स हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब कि जो भी इनकी FOB या NFE वैल्यू है एक्सपोर्ट्स की, चाहे वो गुड्स के हो चाहे वो सर्विसेज के हो, इसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि उनको ये स्टेटस मिलेगा या नहीं मिलेगा। NFE का मतलब क्या होता है? नेट फॉरेन एक्सचेंज की, मतलब कि वो कितना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर पा रही हैं, उसके बेसिस पे उनको ये स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या कह रहा है, एक्सपोर्ट्स मेड बाय द सब्सिडरी कंपनी। द एक्सपोर्ट्स मेड बाय अ सब्सिडरी ऑफ अ लिमिटेड कंपनी शैल बी काउंटेड टुवर्ड्स एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ऑफ द लिमिटेड कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉग्निशन। फॉर दिस पर्पस द कंपनी शैल हैव द मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग्स इन द सब्सिडरी कंपनी। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर कोई लिमिटेड कंपनी है और उसकी कोई सब्सिडरी कंपनी है और वो सब्सिडरी कंपनी अगर एक्सपोर्ट्स करती है, जो भी वो एक्सपोर्ट जनरेट करती है, उससे जो फॉरेन एक्सचेंज आती है उसको भी काउंट किया जाएगा जब हम रिकॉग्निशन की बात करते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर हम लिमिटेड कंपनी को देख रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं कि वो कितना एक्सपोर्ट करी है, तो उसमें उसकी सब्सिडरी कंपनी ने जितना भी एक्सपोर्ट किया है, जितना भी फॉरेन एक्सचेंज अर्न किया है, उसको भी यहाँ पर कंसिडर करा जाएगा। ठीक है, अब ये कुछ क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि कौन सा स्टेटस दिया जाएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट हाउस का दिया जाएगा, ट्रेडिंग हाउस का दिया जाएगा, स्टार ट्रेडिंग हाउस का दिया जाएगा, सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउस का दिया जाएगा। ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने यहाँ पे इसलिए ऐड कर दी क्योंकि कई लोगों के पास इस समय स्टडी मटेरियल भी नहीं अवेलेबल है, तो उनके लिए थोड़ी सी पिक्चर क्लियर है, इसलिए यहाँ पे इसको ऐड कर दिया है। जितना मैंने आपको पढ़ाया है उतना ही आप अगर पेपर में लिख के आएंगे वो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिकॉग्निशन फॉर स्टेट कॉर्पोरेशन। तो विद अ व्यू टू encouraging participation of state governments and union territories in export promotion, one state corporation nominated by the respective state government or union territory may be recognized as an export house even though the criteria for such recognition is not fulfilled by it. This benefit shall be available only for such period and in accordance with the such terms and conditions as may be specified from time to time. देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का हमेशा से एक कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव रहा है कि स्टेट या यूनियन टेरिटरीज का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो हमारे एक्सपोर्ट प्रमोशन में। ठीक है, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो सके एक्सपोर्ट को प्रमोट करने में, इसके लिए स्टेट कॉर्पोरेशन को नॉमिनेट किया गया था हर एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी में और उसको एक्सपोर्ट हाउस का दर्जा दिया गया था। भले ही उसने कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल ना किया हो उसका, तब भी ये चीज प्रोवाइड करी गई थी उस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, वैलिडिटी पीरियड। स्टेटस सर्टिफिकेट शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of April of the licensing year during which the application for the grant of such recognition is made unless otherwise specified. जो भी स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है इसमें, चाहे वो एक्सपोर्ट हाउस का हो, ट्रेडिंग हाउस का हो, सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउस का हो या स्टार ट्रेडिंग हाउस का हो, वो स्टेटस कितने टाइम तक वैलिड रहता है, 3 साल तक वैलिड रहता है स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of April। ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स और फैसिलिटीज की। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, दे आर एंटाइटल्ड टू अवेल द फैसिलिटीज ऑफ ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम, एडवांस लाइसेंस फॉर फिजिकल एक्सपोर्ट, इंटरमीडिएट सप्लाईज एंड डीम्ड एक्सपोर्ट्स, ऑटोमेटिक लाइसेंस एंड लीगल अंडरटेक। तो जितने भी हमारे एक्सपोर्ट हाउसेज होते हैं उनके पास क्या फैसिलिटीज रहती हैं, ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम की, है ना, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एडवांस लाइसेंस मिल जाता है फिजिकल एक्सपोर्ट्स के लिए, इंटरमीडिएट सप्लाईज कर सकते हैं, डीम्ड एक्सपोर्ट के लिए भी अलाउ कर दिया जाता है और ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग भी मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, दे आर परमिटेड टू मेंटेन फॉरेन करेंसी अकाउंट्स फॉर सेटलमेंट ऑफ पेमेंट्स फॉर इंपोर्ट्स, रीपेमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी लोन्स and expenditure to be incurred for the certain purpose approved by the RBI। देखिए, इनके पास सबसे बड़ी फैसिलिटी क्या होती है कि ये फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, जिसको वो कहाँ यूज कर सकते हैं, जो भी उन्होंने प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किया है उसके पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। अगर उन्होंने कोई लोन लिया है तो उसके लिए रीपेमेंट कर सकते हैं उससे। ठीक है, या फिर उनके कुछ ऐसे खर्चे हैं उसके लिए भी वो इस पर्टिकुलर अकाउंट को यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले इनको अप्रूवल लेना पड़ेगा आरबीआई से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, दे में अवेल फैसिलिटी ऑफ मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस। देखिए, ये जो मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम है बेसिकली उसको इसीलिए फॉर्म किया गया था ताकि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जा सके, एक्सपोर्ट्स को ज्यादा प्रमोट किया जा सके। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर स्कीम में क्या होता है, कुछ इंटरनेशनल फेयर्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं
और अगर उसमें एक्सपोर्ट हाउसेस हो गए, एसीजेड्स हैं और ईपीजेड्स हैं, अगर ये सब पार्टिसिपेट करती हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से इनको फंडिंग भी प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है, तो ये फैसिलिटी भी इनको मिल जाती है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट देख लेते हैं अदर फैसिलिटीज क्या प्रोवाइड की जाती हैं। प्रेफरेंस इन ट्रेनिंग ऑफ पर्सोनल्स, ट्रेड डेलीगेशंस, मेंबरशिप ऑफ एपेक्स बॉडी, एग्जेम्पशन फ्रॉम प्री शिपमेंट इंस्पेक्शंस एंड ग्रीन चैनल फैसिलिटीज। ऐसे जो भी पर्सोनल्स आपके एक्सपोर्ट हाउसेस में वर्क कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है, ट्रेड डेलीगेशंस की अपॉर्चुनिटी मिलती है, एपेक्स बॉडी की मेंबरशिप भी मिल जाती है, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन से एग्जेम्पशन भी मिल जाता है। प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन मतलब कि जब हम गुड्स को शिप करने जा रहे हैं उससे पहले जब हमारे गुड्स चेक किए जाते हैं, उसकी क्वालिटी देखी जाती है, हर चीज प्रॉपरली देखी जाती है, कौन से गुड्स हैं, क्या किस तरह के गुड्स को कहते हैं कि एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स हैं और उनको एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो इन सब चीजों को जब देखा जाता है तो वो क्या कहलाता है, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, मतलब शिप होने से पहले उसको इंस्पेक्ट करना। तो इससे उनको एग्जेम्पशन मिल जाती है, साथ ही ग्रीन चैनल की फैसिलिटी भी प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गोल्डन स्टेटस सर्टिफिकेट। एक्सपोर्टर्स हु हैव अटेन्ड एक्सपोर्ट हाउस, स्टार ट्रेडिंग हाउसेस and superstar trading houses status for 3 terms or more and continue to export shall be eligible for golden status certificate. This certificate would enable them to enjoy the benefits of status certificate irrespective of their actual performance thereafter as per the guidelines issued in this regard from time to time. यहाँ पे बस सिंपल सी ये बात बोल रहा है कि जो भी हमारे एक्सपोर्टर्स हैं अगर उन्हें एक्सपोर्ट हाउस, स्टार ट्रेडिंग हाउस या सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउस का ऑलरेडी स्टेटस मिल चुका है और 3 साल से लगातार मिल रहा है और वो आगे एक्सपोर्ट्स कर भी रहे हैं तो उनको गोल्डन स्टेटस सर्टिफिकेट मिल जाता है। ठीक है, और ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद अगर उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस गिर जाती है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि ज्यादा एक्सपोर्ट्स नहीं कर रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये गोल्डन स्टेटस का जो सर्टिफिकेट है या जो स्टेटस मिला है ये उनसे वापस ले लिया जाएगा। ऐसा नहीं है, जो भी बेनिफिट्स इस सर्टिफिकेट के थ्रू उन्हें होंगे वो सब उन्हें प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा और आज का हमारा सेशन यहीं तक था। आपकी ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस को शेयर करिएगा और अपने फीडबैक्स भी दीजिएगा कि वीडियोस कैसी लग रही हैं और अगर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।